सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाजरीन। जुल्म कोई भी करे, ये याद रखिएगा, जुल्म कोई भी करे, कोई बादशाह जालिम हो, कोई वज़ीर जालिम हो या कोई भी बड़ा ओहदा रखने वाला जालिम हो, अगर इनमें से कोई भी जालिम हो, गर्ज किसी भी बड़े ओहदे पर फाइज रहने वाला जुल्म करता हो, वो कुदरत की पकड़ में एक ना एक दिन आ जाता है, बच नहीं सकता है। अच्छा, वक्त उसके बुरे अंजाम का कहले के पैगाम लेकर ही आता है, शायद उसको अंदाज़ा नहीं होता। और जुल्म की पकड़ बड़ी सख्त होती है, इतनी सख्त होती है कि इसके सारे अगले पिछले जो हिसाब है ना, आपने सुन रखा होगा कि अगले पिछले हिसाब सारे चुकता दिए जाते हैं, यही सिचुएशन होती है। ऐसे ही एक जालिम वज़ीर का किस्सा तारीख में लिखा है जो ख़ुद को ज़मीनी खुदा समझ बैठा था। कहते हैं कि जी अब ज़रा गौर से सुनिएगा, कहते हैं कि एक बादशाह का वज़ीर बहुत लालची था, संग दिल था और उसका ख्याल ये था कि अगर बादशाह को खुश रखा जाएगा तो वो हर तरह के नुकसान से बच सकता है। चुनाचे उसने किया क्या कि अपने इस ख्याल की वजह से वज़ीर आवाम को हमेशा सताता था, उसने आवाम को लूटना शुरू कर दिया। वज़ीर ने आवाम से ज़बरदस्ती सोना चांदी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस तरह कह लें कि उस जालिम वज़ीर ने आवाम की जेब से बादशाह का जो सारा ख़जाना है वो भरना शुरू कर दिया। बुज़ुर्गों ने कहा है कि जो शख्स सच्चे खुदा को छोड़कर किसी और को अपना मालिक तसव्वुर कर ले तो खुदा ऐसे शख्स को ऐसी ज़िल्लत देता है कि जिसका तसव्वुर भी वो नहीं कर सकता, नहीं किया जा सकता। और ऐसा ही उस जालिम वज़ीर के साथ भी हुआ। क्या हुआ जी, इत्तेफाक से बादशाह को वज़ीर की किसी गलती के बारे में पता चल गया और बादशाह अपने उस जालिम वज़ीर से इस कदर नाराज़ हुआ, इस कदर के उसे शिकंजे में कसवा कर हलाक करवा दिया। अगर जालिम वज़ीर ये बात समझ लेता तो उस अंजाम को यकीनन ना पहुँचता कि बादशाह को खुश करने की सबसे अच्छी तदबीर क्या है, ये कि जी गरीब रियाया को खुश किया जाए। अगर कोई ये चाहता है कि खुदा उससे राज़ी हो जाए, खुदा उससे खुश हो जाए, तो उसे चाहिए कि खल्के खुदा को खुश करे। और जिस वक्त जालिम वज़ीर को सज़ा दी जा रही थी तो उस वक्त एक शख्स उस तरफ से समझे कि गुज़र रहा था जिसे जालिम वज़ीर ने बहुत सताया हुआ था। उस मज़लूम शख्स ने जब जालिम वज़ीर को उस हालत में देखा, उस हाल में देखा, तो उसने कहा कि जो किसी को नाहक सताता है, गरीबों के साथ बुरा करता है, तो ऐसे जालिम का अंजाम बड़ा दर्दनाक होता है। हज़रत सादी ने इस हकायत में जालिम के एक्चुअली जो अंजाम है ना, उसकी तरफ इशारा किया। ऐसा शख्स आखिरत और दुनिया में दोनों जगहों पे ज़िल्लो ख्वार होता है। जैसा कि जालिम वज़ीर उस बादशाह के हाथों तबाह हो गया जिसे खुश करने के लिए, उसी बादशाह को खुश करने के लिए गरीबों को सताता था ना, लेकिन क्या अंजाम हुआ आपके सामने है। अच्छा नाज़रीन, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें जगह जगह इंसानी शक्लों में ऐसे दरिंदे या कह लें कि भेड़िए नज़र आएंगे जो जुल्म की हर हद को पार कर चुके हैं। हवस के पुजारी ना सिर्फ मुल्क का इमेज ख़राब करने का बाइस बनते हैं, बल्कि इनकी जो दरिंदगी है इससे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, ख़वातीन भी महफूज नहीं हैं। और ये जालिम दरिंदे ये भूल बैठे हैं कि कुदरत जब पकड़ पर आ गई तो इनका अंजाम तो कहानी में इस वज़ीर से भी ज़्यादा बुरा होगा, दर्दनाक होगा। मुझे समझ नहीं आती मुआशरा ये जो हमारा किस तरफ जा रहा है। यहाँ सारे माओ बहनों बेटियों वाले हैं, फिर ये हैवानियत क्यों होने लगी, कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे शहर शायद जंगल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, खौफनाक है, लेकिन क्यों हो गए ये भी समझ नहीं आता। आए रोज़ कोई ना कोई जिनसी दरिंदगी के वाक़यात चीख चीख कर ये हमसे कह रहे हैं कि हम इखलाकी पस्ती की तमाम हदों से मेरे ख्याल से नीचे गिर गए हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या हम सब अपने आप से पूछेंगे यहाँ क्यों ख़वातीन की इज्जत गैर महफूज होती चली जा रही है। अभी लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जो वाक़या हुआ है आप सबके सामने है। इस वाक़ये ने सारे मुल्क का सर अगर मैं को शर्म से झुका दिया तो गलत नहीं होगा। और दिन के उजाले में, दिन भी कौन सा, यौम आज़ादी का दिन, मुकाम ग्रेटर इकबाल पार्क, जहाँ करारदादे पाकिस्तान मंजूर की गई थी ताकि बड़े सगीर के मुसलमानों को हिंदू अक्सरियत के जुल्म सितम से बचाया जा सके। क्या हो रहा है यहाँ पे। और इसी तारीखी मुकाम पर एक नहत्ती अकेली लड़की की इज्जत को जिस तरह पामाल किया गया, वो भी कोई एक या दो दरिंदों ने नहीं बल्कि पूरे जत्थे ने, सैकड़ों दरिंदे एक साथ टूट पड़े। एक तरफ वो अकेली लड़की और दूसरी तरफ 400 दरिंदे, भेड़िए, क्या कौम है उनको,
और फिर हवा की बेटी का लिबास भी तार तार हुआ, इज्जत भी, अखलाकियात का भी जनाजा निकला और पाकिस्तानियत भी। अफसोस के साथ कह रही हूँ, ये शर्म से पानी पानी होगी, डूब मरने का मुकाम है। मैं कहती हूँ लोगों को 400 के 400 के पूरे जत्थे को यहीं लाकर इसी मैदान में निशाने इबरत बना देना चाहिए। ये जो हिरासा करने का वाकया पेश आया है, ये कोई नया नहीं है। ये बीमारी तो पूरे मुल्क में फैली हुई है और इस बीमारी का इलाज अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मैं आपको याद करवाना चाहूँगी, इससे पहले हरीपुर में आपको याद होगा कि एक ऐसा वाकया पेश आ चुका है जहाँ पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में, ज़रा सुनिएगा, आपको शायद याद भी होगा कि पुलिस हुकाम के मुताबिक 4 मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने एक 50 साला खातून को बरहना करके सरेआम गाँव में घुमाया, तशद्दुद का निशाना बनाया। अब सोचिए अपनी माँ की उम्र की खातून के साथ ऐसा सलूक, आप अंदाज़ा कर लें इनकी गैरत का। और लाहौर के करीब छांगा मांगा के जंगल में भी आए दिन ख़वातीन की इज्जत से खिलवाड़ होता है और यहाँ आने वाली जो फैमिलीज़ हैं उन्हें किस तरह हिरासा किया जाता है, ख़वातीन की तजलील की जाती है। और सबसे ज़्यादा अफसोस का मुकाम कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और यही वजह है ना कि अब अपनी हवस के जो पुजारी हैं इतने दिलेर हो गए, इतने बहादुर हो गए कि रश वाली जगहों पर, पब्लिक मकामात पर कहीं खौफ महसूस नहीं करते, क्योंकि उनको पता है हमारा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, कुछ कोई पूछने वाला नहीं है, हम किसी को जवाब देनी है। और यही वजह है कि ऐसे वाक़यात कसरत से देखने को मिल रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। और मीनारे पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान की बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। दिल दहला देने वाले मनाजिर थे जिससे दिल और रूह बाकायदा कांप जाती है। 14 अगस्त वाला दिन सोचिए, 14 अगस्त वाले दिन भी हवा की इस बेटी को आज़ादी नहीं मिली और इस वाक़ये ने हमें ये एक्चुअली बताया है कि हम आज़ाद होने के बावजूद अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं। और मीनारे पाकिस्तान तो वतन अज़ीज़ की आज़ादी की अलामत था, हमारी आज़ादी की बुनियाद था। और इसी जगह पर हमारे बड़ों ने आज़ादी का ख्वाब देखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटियों की इज्जत की पामाली इसी जगह पर होगी जहां हमारे बड़ों ने हमारी ज़िंदगियों को ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने का ख्वाब देखा था। और मीनारे पाकिस्तान पर पेश आने वाला जो दिलखराश वाक़या है जिसने हम सब का सर शर्म से झुका दिए, ज़िंदा दिलाने लाहौर के बारे में क्या कहा जाता है? अभी ये सुना ना कि ज़िंदा दिलाने लाहौर, यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, लेकिन जब एक नौजवान लड़की की इज्जत की बात आई तो सबके ज़मीर मुर्दा हो गए। कैसे? तो सबके सब जिनसी भेड़िए कैसे बन गए? एक नहीं, दो नहीं, कितनी बड़ी तादाद थी इनकी, देखे सबके दिल मुर्दा हो गए। कैसे? और ये लड़की बस मदद को पुकारती रह गई, लेकिन 3 घंटों तक कोई मदद को नहीं आया। क्या ये जंगल था? क्या ये जंगल था जहाँ सब कुछ हो रहा था? ज़रा एक क्लिप चलाइएगा। देखा आपने, ये वो इंसान नुमा दरिंदे कह लें, भेड़िए कह लें, जिनको इंसान कहना मेरे ख्याल से इंसानियत के साथ गलत होगा, तमाचा होगा इंसानियत के मुंह पे अगर मैं इनको इंसान कहूँ। ये दरिंदे हैं, भेड़िए हैं। और जैसे भेड़िए दरिंदे किसी शिकार को नोचते हैं ना, वैसा ही हो रहा था यहाँ सब कुछ। और इस लड़की को निशाना बना रहे थे। पहले कसूर की ज़ैनब, याद होगा आपको, किसको भूल सकती है ज़ैनब, उसको इमरान नामी दरिंदे ने कैसे निशाना बनाया। फूल जैसी ज़ैनब की ज़िंदगी को मौत के कांटों से भर दिया गया। फिर 4 सदा की ज़ैनब, उसको भेड़िए पड़ गए और उसकी जो चमकती दमकती ज़िंदगी है उसको हमेशा के लिए तारीक कर दिया गया। इन वाक़यात पर आम इंसान जो है उसका दिल दहल जाता है, लेकिन जिसके सीने में दिल ही ना हो तो उसको कैसे घिन आ सकती है, उसको कैसे शर्म आ सकती है? आ ही नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आती है कि ये हम शहर में बसते हैं या फिर ये कोई जंगल है जहाँ कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ वालिदैन को अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए कई बार सोचना पड़ेगा कि बाहर भेड़िए, बेटा बाहर ना जाना, बाहर दरिंदे हैं, जानवर खा लेंगे आपको। अगर ये शहर है तो फिर इंसानों के लिबास में जो भेड़िए हैं इतनी बड़ी तादाद में आ कहाँ से गए हमारे वतन में? और अब लाहौर में नौजवान लड़की के साथ ये जो वाकया पेश आया है, इससे तो यकीनी तौर पे कहते हैं रूह कांप गई, रूह कांप गई। अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो हमारा ताफुनज़दा माहौल है इसमें लोग बाहर कैसे निकलें? लोग बार बार सोचेंगे बाहर निकलते हुए, एक वक्त ऐसा है कि लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे। अगर वो खातून बाहर निकली है, उसकी इज्जत महफूज होगी नहीं होगी, इस तरह के सवाल उठेंगे वालिदैन के जहनों में भी। और ये किस किस्म के लोग हैं?
अब कोई जब बाहर निकलता है यकीनी तौर पे शौक से कई बार नहीं निकलता, 100 मजबूरियां होती हैं, गुर्बत की जंजीर को तोड़ने की लगन होती है। कोई बेटी अगर बाहर निकलती है, अगर अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती है, इसके लिए बाहर निकलती है। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं उनके बेटे नहीं होते, तो बेटियां बेटों का किरदार अदा करती हैं, और ऐसे में इस किस्म के लोग उनकी ज़िंदगी को जीवन बना दें, मुश्किल बना दें। आपने क्लिप देखा, ये लड़की भी किसी की बेटी है, किसी की बहन हो सकती है, लेकिन ये दिन दिहाड़े चीखें मारती रही। और जितने ये भेड़िए थे इनमें से किसी के घर में कोई माँ बहन बेटी कोई नहीं होगी, माएँ तो सबकी होंगी ना, और ये पुकारती रही कि कोई मदद को आए, लेकिन कोई मदद को नहीं आ रहा था, बल्कि सब ने, वो कहते हैं ना, मौका गनीमत जाना, मौका गनीमत जाना। सब ने कितने घंटों तक ये खेल चलता रहा, लेकिन कानून बेखबरी की नींद सोता रहा, और कानून के जो लंबे हाथ हैं उस वक्त कट कर रह गए। शायद जालिम मुआशरे ने इस बेटी को भी ना बख्शा। अच्छा, क्या कसूर था? आप जरा सोचें कि क्या होगा इसने, ऐसा क्या कसूर था कि ये सब हुआ, और मतलब वो यौम आज़ादी मनाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर आ गई, ये कसूर था उसका, या फिर सिर्फ लड़की होना उसका कसूर था? कहने वाले कहते हैं कि ये लड़की मीनार पाकिस्तान करने क्या आई थी। ये क्या सवाल है? इनसे मेरा सवाल है, क्या मीनार पाकिस्तान कोई ऐसा एरिया कि कहते नहीं नो गो एरिया था, जहाँ खवातीन के आने पर पाबंदी लगा दी जाती कि यहाँ पर खवातीन तो आ ही नहीं ना सकती। और इस वाक़े के बाद मुल्ज़िमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के बहुत वादे किए गए, मजम्मत की गई। और हमारे यहाँ मजम्मत करना तो सबको आता है, आपको पता है, हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, होता कुछ नहीं है। हमारे रहबरों का मजम्मत करने का वतीरा तो आपको पता है नया नहीं है, बड़ा पुराना है, इसमें तो एक्सपर्ट है, सबने PhD की हुई है। हम मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं। अच्छा, मैं ज़रा सुनाती हूँ किस किसने मजम्मत की। बिलावल ने ट्वीट किए, बिलावल लिखते हैं, ज़रा सुनिएगा, ये ट्वीट भी ज़रा चलाइएगा, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चलाइएगा प्रोड्यूसर साहब। बिलावल क्या लिखते हैं? मीनार पाकिस्तान पर मजमे का नौजवान लड़की से दस्तदराजी और ज़दोकोब करना हर पाकिस्तानी के लिए बाइस शर्म है और हमारे समाज की पस्ती को बयान करता है। ज़िम्मेदारों से इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तानी ख़वातीन ख़ुद को गैर महफूज समझ रही हैं। आगे क्या लिखते हैं जी? ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हकूक़ को यकीनी बनाएं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हकूक़ को यकीनी बनाएं। अब इसी तरह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब अपनी ट्वीट में लिखते हैं, ज़रा ये भी देखिएगा, आपसे ये पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीन पर चलाइएगा ज़रा प्रोड्यूसर साहब। वो क्या लिखते हैं जी? बुज़दार साहब लिखते हैं कि खातून से दस्तदराजी के शर्मनाक और दिल दहला देने वाले वाक़ये में मुलव्विस तमाम अफराद की जो वीडियो है और ये जो शक्ल इनकी आ रही है, फुटेजेस आ रही हैं, नादरा के ज़रिए निशानदेही भी करवाई जा रही है, और नादरा का जो अमला है वो छुट्टी के दिन भी इन अफराद की जो शनाख्त का अमल है उसमें मसरूफ़ है। तो मुतासरा खातून को इंसाफ की फरहमी के लिए आखिरी हद तक भी हम जाएंगे। फिर इसके बाद जी साबिक़ खादिम आला शहबाज शरीफ साहब की भी ट्वीट है, वो भी ज़रा चला दीजिएगा। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं जी, ग्रेटर इकबाल पार्क में सैकड़ों अफराद की जानिब से खातून और उनके साथियों को हिरासा करने का वाक़या इंतहाई काबिल अफसोस और मजम्मत है और परेशान कुन है। ये अमर और भी ज़्यादा बाइस फ़िक्र है कि हमारा माशरा किस समत में जा रहा है। और साथ ही लिखने के ख़वातीन की इज़्ज़त एहतराम के मुनाफी इन ताज़ा वाक़यात की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये सब बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। तो देखा आपने, मजम्मत करके हमारे रहबरों ने अपना हक अदा कर दिया, और किसी ने ज़िम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचाने का वादा करके कह लें कि अवाम को, कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना, लगा दिया। लेकिन क्या हमारे रहबरों की जो ट्वीट्स हैं इनसे इनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? वाकई ये कैफरे किरदार तक पहुंच जाएंगे लोग? इस वाक़े की तलाफ़ी हो जाएगी? क्या हमारी शर्मिंदगी कम हो जाएगी? और ये लाहौर में होने वाला जो ये वाक़या है इसकी जिम्मेदार हम सब हैं। मैं भी हूँ, इमरान खान साहब भी हैं, बिलावल भी हैं, उस्मान बुज़दार भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, हम सब हैं, और हम सब इस गंदे अमल में बराबर के शरीक हैं। मीडिया भी कसूरवार है। कैसे? जो लोगों की अखलाकी कदरों को बेहतर बनाने में नाकाम रहा। सिर्फ ट्वीट्स करके एक दूसरे पर बाजी ले जाने से क्या काम चलेगा? ये सिलसिला चलेगा? वैसे नहीं चलेगा। और यही होता आया है, जब दरिंदों को निशाने इबरत बनाने के लिए कानून साजी की बात आती है तो हमारे ये जो रहबर हैं इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं कि चलेंगे, मौका आया, जल्दी से सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। और जब जैसे तैसे करके कह लें कि कोई कानून साजी हो जाती है तो फिर कानून का शिकंजा इतना कमज़ोर होता है कि मुल्ज़िम उस फंदे को तोड़कर बाहर निकल आता है। क्या जाता है जी? फिर से वो जुर्म दोहराता है। कोई पूछने वाला ना हो तो फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि उनको पता है हमें कौन पूछेगा, तो जंगल है, कोई कानून ही नहीं, हम किसी को जवाब देनी है, जो मर्जी करें। पर लाहौर वाक़े में जो हुआ है, कोई कानून उस वक्त हरकत में नहीं आया,
जब ये 400 भेड़िए थे, मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, मुझे शदीद तकलीफ हो रही है कहते हुए कि 400 भेड़िए, और वो लड़की दरिंदगी का शिकार बन रही थी। क्या क़यामत गुजर रही होगी उस पर। ये ज़रा उस मुतासिरा लड़की की ज़बानी सुन लीजिए, और जो थोड़ा बहुत दिल रखते हैं, थोड़ी बहुत इंसानियत रखते हैं, ज़रा सुनिए क्या कहती है। सुना आपने, ये मुतासिरा लड़की अपना दुख सुना रही है, तकलीफ़ बता रही है कि उसके साथ आखिर क्या कुछ होता रहा। सुना आपने। अब आगे चलते हैं। लड़की का क्या कहना है कि लड़की और उनके साथियों ने जो हजूम से निकलने की जब कोशिश की, तो यकीनी तौर पे बहुत कोशिश की गई होगी कि हम निकलें यहाँ से, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही है। ये नस्लें थी, अगली नस्लें ना, ये इनके लिए बाउजदाद ने कुर्बानियाँ दी, ये नस्लें दरिंदे बन जाएंगी, भेड़िए बन जाएंगे, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, इनको कोई शर्म नहीं होगी, कोई हया नहीं होगी, इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके होंगे। जंगल का कानून यहाँ पे राज होगा। उनको पता था ये जंगल के कानून का राज होगा, मतलब कोई मजलूम कैसे महफूज हो सकता है। ये लड़की ज़ारो कतार रोती रही, और कर भी क्या सकती थी, ज़ारो कतार रोती जा रही थी, पूछ रही थी कि मेरा कसूर क्या है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं जी कि एक निसाब होना चाहिए। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर का क्लिप होगा, ज़रा वो चलाइएगा। तालीम की बात बहुत अच्छी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तालीम के साथ तरबियत का भी एक लफ्ज़ लगता है, लेकिन ये तरबियत कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे पाकिस्तान दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर ये कि जी अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास 24 अगस्त को जिनेवा में होगा, जिसमें तालिबान के कब्ज़े के बाद अब जो सिचुएशन बनी है और इसके बाद इंसानी हुकूक के मामले पर बाकायदा बहस की जाएगी। अब ये इजलास पाकिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम और अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद आलमी बिरादरी की जानिब से हम देख रहे हैं जी मिला जुला रुझान देखा जा रहा है, क्योंकि कई ममालिक की जानिब से तालिबान से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए बाकायदा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कहीं पर तालिबान को ना मानने के इरादे जाहिर किए जा रहे हैं कि वो नहीं मानेंगे। अब ऐसी सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को खासतौर पर सिफारती महाज पर अपनी स्ट्रैटेजी बहुत सोच समझ कर बनानी होगी। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, बल्कि इस सिचुएशन पे इनसे अहम मेहमान कोई हो नहीं सकते। दफ्तर खारजा पाकिस्तान के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। आपका तो ये 2-3 दिन बड़े मसरूफ गुजरे होंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो अब अफगानिस्तान में इतनी बड़ी तब्दीली आई, जो कि मेरे ख्याल से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप उधर देख लें कितनी बड़ी तादाद थी और किस तरह फतह करते चले जाएंगे और इतनी बड़ी कामयाबी उनको नसीब हो जाएगी, कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? जी फिर देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान का अफगानिस्तान में ऑब्जेक्टिव को समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज डिज़ायर्ड पीस इन अफगानिस्तान। हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम ने बहुत सफ़र किया फॉर ओवर 4 डेकेड्स जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहा, लेकिन अफगानिस्तान के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया तो वो पाकिस्तान है। वी सफ़र्ड ओवर 80,000 कैजुअल्टीज, वी सफ़र्ड इकनॉमिक लॉसेज ऑफ ओवर $150 बिलियन। हमारी छोटी कुर्बानियां नहीं। फिर वी हैव होस्टेड ओवर 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज। उनकी वापसी जो है वो पाकिस्तान से जाहिर है कि अपने होमलैंड में डिग्निफाइड मैनर में वो उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब अफगानिस्तान में पीस होगा। फिर हमारा जो एक इकनॉमिक विजन है रीजनल कनेक्टिविटी का, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम ये समझते हैं कि देयर इज़ नो कंट्री दैट इज़ मोर डिज़ायरस ऑफ पीस इन अफगानिस्तान दैन पाकिस्तान। इसीलिए हमने उसके लिए काम भी किया। ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इस सेंस में है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमें कन्वर्जेंस नज़र आ रहा है फॉर पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन अफगानिस्तान। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है वो वहाँ पे पीसफुल हो, स्मूथ हो। हम ये चाहते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान की जितनी भी लीडरशिप है वो बैठे और एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं। हम ये चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट हो अफगानिस्तान में, ताकि ड्यूरेबल पीस हो सके वहाँ पर। देखिए, बहरहाल अफगानिस्तान के फ्यूचर का फैसला अफगानिस्तान के अवाम ने करना है, किसी भी मुल्क की अवाम करेगी। बिल्कुल करेगी। तो हम ये चाहते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान की अवाम के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, दे मस्ट सीज दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की इस वक्त एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की एंगेजमेंट हो, वो इनकरेज करें इस पीस प्रोसेस को, ताकि
अफगानिस्तान में देरपा अमन का क्या मुमकिन हो सके। ठीक है, अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान की आवाम डिसाइड करेगी कि उनको क्या करना है। किसी भी मुल्क की आवाम पे बड़ा इंसार होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। बल्कि ये जो भी तालिबान को कामयाबी मिली, आप अग्री करेंगे मेरी बात से, सेकंड करेंगे मेरे अल्फाज को, कि डेफिनेटली उनकी आवाम उनके साथ खड़ी थी तो उनको कामयाबी मिली है। और जहाँ से जिन लोगों को निकालना चाहते थे वहाँ पे पथराव किया जाता था, उनकी गाड़ी पे पत्थर बरसाए जाते थे, और ये जो तालिबान है इन पर बाकायदा फूल बरसाए गए। यहाँ से पता चलता है कि अवाम किसके साथ थी। और किसी भी मुल्क की फ़ौज की तादाद मैटर नहीं करती, कितने उनके पास असलहा है, कितनी तादाद है, किस तरह की फैसिलिटीज़ है, मैटर करता है कि अवाम आपके साथ खड़ी है या फिर नहीं खड़ी है। तो इतनी ज़िल्लत और रुसवाई का जो उनको सामना करना पड़ा अमेरिकन को, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए अमेरिकन और अपनी शिकस्त वो मान रहे हैं अगर देखा जाए तो। जी, आपने अगर उनके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट देखी हो, बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि जी हमने देखा कि तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं थी, लेकिन अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थी। मॉडर्न वेपनरी थी इनके पास जो कि तालिबान के पास नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इनके नंबर्स वर मच हायर देन द तालिबान नंबर। उनकी तो तादाद ही बहुत कम थी। बिल्कुल इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, लेकिन उसके बावजूद जो मेल्ट डाउन हुआ, बहरहाल उसकी द इंटरनेशनल कम्युनिटी नीड्स टू लुक इनटू दैट। फिर वहाँ पे जो गवर्नेंस के इश्यूज थे, द इंटरनेशनल कम्युनिटी नीड्स टू लुक इनटू दैट। लेकिन हम फिर भी ये समझते हैं फिजा कि देखें अफ़गानिस्तान के अवाम ने फैसला करना है। हमारी पॉलिसी है नॉन इंटरवेंशन की। हम अभी भी ये कहते हैं कि हम एक ऐसा अफ़गानिस्तान देखना चाहते हैं दैट इज़ एट पीस विद इटसेल्फ एंड एट पीस विद इट्स नेबर्स। तो जो हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। माजी में आपने देखा कि भारत ने इस्तेमाल किया अफ़गानिस्तान की सरजमीन को, हमें वहाँ पे एक नेक्सस। और तालिबान ने क्लियरली बात कह भी दी है कि अब ये सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जी, हमने उनकी बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है वो नोट की। हम ये समझते हैं इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा है कि जी अफ़गानिस्तान को जो है वो हम एक टेरर के लिए हेवन नहीं बनने देंगे। तो हम पहले भी अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत थी उससे ये बारहा हमने बात की कि अफ़गान सॉइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दिया जाए। तो हम तवक्को करते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी भी और मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, जो पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है कि बहुत से लोग खार रखते हैं पाकिस्तान से, खासतौर पर इंडियन मीडिया का आप किरदार देख रहे होंगे, हर जगह पे कोई मौका जाने नहीं देता है, झूठे इल्ज़ाम और बहतान का सिलसिला शुरू हो जाता है वहाँ से। तो ये भी बात उनको हज़म नहीं हो रही जो अफगानिस्तान में तब्दीली आई है। पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बातें होती नहीं कि पाकिस्तान से मदद जाती रही, पाकिस्तान से लोग जाते रहे, यहाँ तक बातें होती रही। तो मैं वैसे सोच रही थी ना लाइटर नोट कि अगर पाकिस्तान बाकी मदद करता रहा या पाकिस्तान से लोग गए, चले एक सेकंड के लिए मान लें, तो फिर पाकिस्तान ने सुपर पावर को शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान को सुपर पावर मान लिया जाए। जी देखें फ़िज़ा, इसमें हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल भारतीय प्रोपेगेंडा है। हमने हमेशा ये कहा, और भारत का तो एक आपको रियासती सरपरस्ती में प्रोपेगेंडा, एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नजर आता है। देखें ये तालिबान ने इस दफ़ा जो अपना ऑपरेशन किया, उन्होंने तो शुमाल से शुरू किया, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के बॉर्डर से जो है वो बहुत दूर था। तो ये बात, लेकिन भारत की ये बात आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर लोग बात करते हैं कि भारत ने जो इन्वेस्टमेंट की अफ़गानिस्तान में, उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। बिल्कुल एक सामने आपके सामने पाकिस्तान का रोल है जो कि इंतहाई पॉजिटिव रोल था पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। बल्कि पाकिस्तान ने अमन के लिए कुर्बानियाँ दी, अमन के लिए हमने कुर्बानियाँ दी, क्योंकि हमारा हज़ारों की तादाद में हमारे यहाँ शहादतें हैं। जी, जिस तरह मैंने आपसे ये बात की फिजा, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या था, पाकिस्तान की डिज़ायर हमारे इंटरेस्ट में है पीस। अनफॉर्चुनेटली भारत के इंटरेस्ट में अफगानिस्तान में अमन नहीं है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि भारत जो है वो तनहा हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का कन्वर्जेंस इस वक्त पीस एंड रिकन्सिलिएशन पे है। जबकि भारत की कोशिश ये थी कि अफगानिस्तान में बदअमनी हो, एक सिक्योरिटी वैक्यूम हो, और उस सिक्योरिटी वैक्यूम का फ़ायदा उठाते हुए वो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करवा सकें। इसीलिए हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में जब ये सिक्योरिटी वैक्यूम नहीं होगा, वहाँ पे पीस होगा, वहाँ पे खुशहाली होगी, तो उसका ना सिर्फ अफगानिस्तान पे बल्कि पूरे खित्ते पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। अच्छा, ये जो शामिल कुरैशी साहब की जो चीनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, उसमें क्या बात की गई, उसमें क्या देखा जाएगा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर ये फैसला करेंगे कि उन्होंने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना है, या फिर जो दीगर दोस्त ममालिक हैं उनसे भी मुशावरत होगी, उसके बाद ये फैसला किया जाए? देखें, जहाँ तक रिकग्निशन का बात है, हम ये समझते हैं अभी भी कि एक पॉलिटिकल सलूशन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हमेशा ये बात की कोई अफगान कॉन्फ्लिक्ट का मिलिट्री सलूशन नहीं है। हम आज भी यही समझते हैं कि पॉलिटिकल सलूशन होना चाहिए, एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए, लेकिन साथ हम ये भी समझते हैं कि इंटरनेशनल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिस तरह मैंने पहले बात की, जो एक कन्वर्जेंस नज़र आ रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी की ऑन पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन अफगानिस्तान, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए।
अफगान लीडर्स को चाहिए कि इस वक्त जो है वो एक लीडरशिप अपनी दिखाएं और एक जल्द पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करें। ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह आपने तालिबान को देखा, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह का बिहेवियर वो दिखा रहे हैं, खासतौर पर ख़वातीन काम कर सकती हैं, ख़वातीन डॉक्टर्स काम कर सकती हैं, उनके हवाले से एक तासुर जो दिया गया था, एक इमेज दिया गया था कि शायद तालिबान इस तरह की सोच रखते हैं, बंद ज़हन है या कंजर्वेटिव है। लेकिन ये जो जिस तरह का बिहेवियर सामने आ रहा है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन वो ताल्लुकात चाहते हैं, सबके साथ अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वक्त ने या कुदरत ने उनको एक मौका दिया कि वो लोगों को बता सकें कि उनके बारे में जो तासुर दिया गया वो उससे बिल्कुल उलट हैं, बेहतर हैं और वो अमन का पैगाम देना चाहते हैं, अमन के ख़्वाह हैं प्रैक्टिकली, या उनको अपनी सोच है, किरदार अब बता सकते हैं दुनिया को, या हम ये भी कह सकते हैं जो इतने साल उन्होंने जिद्दोजहद की, अपनी गलतियाँ भी हो सकती हैं, अपने फ्लॉज भी हो सकते, तो उससे सीखा उन्होंने। जी फिजा, देखें जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अफ़गानिस्तान के अवाम ने बहुत सफ़र किया है ड्यू टू ओवर 4 डेकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन अफ़गानिस्तान। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, हमारी ख्वाहिश है, हम दुआ करते हैं कि अफ़गानिस्तान अमन की तरफ जाए। जो आपने बात की, हमने उनकी स्टेटमेंट्स देखी हैं, उन्होंने जो विमेन राइट्स के हवाले से बात की, जो उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ्स की बात की, जो उन्होंने अफ़गानिस्तान को एक टेरर हेवन ना बनने के हवाले से बात की, हम ये समझते हैं कि ये खुशाइंद बातें हैं। लेकिन हम ये अभी भी समझते हैं कि अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान को एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाना है ताकि वहाँ पर अमन का क्या मुमकिन हो सके। ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान को ऐसा जो सबसे बड़ा मसला या चैलेंज दरपेश हो सकता है वो सरहद पार से जो अफ़गान महाजरीन है, यकीनी तौर पर उनकी आमद का हो सकता है, और हुकूमत क्या इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि अपना बॉर्डर बंद करने के बारे में सोच रही है? जी देखें, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो वहाँ पे इस तरह की नहीं है। जो एक फियर था ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का, तो उस तरह की सूरत हाल वहाँ पे नहीं है। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं, हमारी दुआ भी है कि सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पे ऐसी ना हो जिससे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो या जिससे फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज़ की सूरत हाल पैदा हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो? जी, हम ये समझते हैं कि उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक रोल है, UN का एक रोल है कि जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स हों उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर ही अकोमोडेट किया जाए। जी ठीक है। अच्छा, कनाडा के वज़ीर आज़म ने तालिबान की जो हुकूमत है उसको बाकायदा तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया कि हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। तो अब जो आने वाले दिन होंगे मेरे ख्याल से बहुत अहमियत के हामिल होंगे। ये जो मगरबी ममालिक हो गए या यूरोपीय यूनियन हो गए, ख़ासतौर पर अमेरिका का, आप देखते हैं कि किसी किस्म का प्रेशर होगा इन पर, और अगर होगा तो किस हद तक आप देखते हैं? देखें फिजा, हमने पहले जिस तरह मैंने बात की, हम ये समझते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बहरहाल कन्वर्जेंस तो है ऑन पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन अफ़गानिस्तान। हम ये समझते हैं कि अगर ये रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस जितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है, जितनी तेज़ी से वहाँ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है, वो अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए बेहतर होगा। हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कंसेंसस ज़रूरी है, तो उसमें एंगेजमेंट ज़रूरी है। पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा होगा कि एंगेजमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुख्तलिफ जो है वो वर्ल्ड लीडर से बात हुई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की जो है वो मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर से बात हुई, एंड वी स्टिल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद ऑल साइड्स इन अफ़गानिस्तान। आपने देखा कि इस वक्त भी पाकिस्तान में एक जो है वो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स जो हैं उनका एक डेलीगेशन मौजूद है। हम अभी भी ये समझते हैं कि हमने जो माजी में एक रोल प्ले किया है अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, एंड वी विल कंटिन्यू प्लेइंग आवर रोल। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी हमारी इंगेजमेंट है और अफ़गान साइड से भी इंगेजमेंट है। अच्छा, अफ़गान वफ़द से जो इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है उसमें कौन से अमूर ज़ेर बहस है, एग्जैक्टली क्या बातें हुई, अगर आप शेयर करें? देखें, ये हमारी एक जो ब्रॉडर वाइडर एंगेजमेंट थी अफ़गानिस्तान में ऑल साइड। आपने देखा कि बहुत दफ़ा पाकिस्तान में तालिबान का डेलीगेशन आया, हुकूमत की तरफ से, अफ़गान हुकूमत की तरफ से, और इस बार ज़रा ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अफ़गान हुकूमत की तरफ से आए, बाकी पार्टीज़ की तरफ से आए। इस वक्त भी हमारी इनसे जो है वो कंसल्टेशन हो रही हैं। हम ये समझते हैं कि हम इनका नुक्ता नज़र जानें कि ये अफ़गानिस्तान में मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं, इनकी इस वक्त पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्टेशन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मकसद ये है कि किसी तरह एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट के प्रोसेस को एनकरेज किया जाए। अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान से किस किस्म की हैं, क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या समझ पाएँ? पाकिस्तान से देखें, पाकिस्तान का बहुत अहम रोल रहा है अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर। आपके जिस तरह इल्म में अभी तक अफ़गान पीस प्रोसेस में जो 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई थी, एक US और तालिबान का जो एग्रीमेंट हुआ था लास्ट ईयर इन फरवरी, वो पाकिस्तान का उसमें एक कलीदी किरदार था। इसी तरह इंट्रा अफ़गान निगोसिएशन जो स्टार्ट हुई इन सितंबर लास्ट ईयर, उसमें पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम किरदार था। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में एक डेवलपमेंट के हवाले से बहुत अहम किरदार रहा है।
50,000 से ज़्यादा अफ़गान स्टूडेंट्स पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन हासिल की। 6,000 से ज़्यादा हमने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स दिए, जिसमें बहुत सारी अफ़गान ख़वातीन शामिल हैं, लड़कियाँ शामिल हैं। हमने वहाँ पे रोड्स बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स बनाए। तो हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो, उनकी जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी बात हो। अब कोविड के इंतहाई मुश्किल हालात में भी हमने अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड को बंद नहीं किया, हमने उनके साथ बॉर्डर को बंद नहीं किया। वहाँ से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए लोग आ रहे थे, तो पाकिस्तान विल कंटिन्यू प्लेइंग इट्स रोल, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अवाम जो है उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम के दिल में बहुत मोहब्बत है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान से आपको जो समझ आई, जब ये तालिबान है, ये किस किस्म की सपोर्ट चाहते हैं? देखें, इस वक्त तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, मतलब पाकिस्तान से सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस उनकी जुड़ी हुई इस टाइम पे क्या हो सकती है? जी देखिए, इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वहाँ पर एक स्टेबल हुकूमत बने। ठीक है, बिल्कुल, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि ऐसी हुकूमत बने जिसे अफ़गानिस्तान के अवाम की हमायत हासिल हो, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमायत हासिल हो, जो ये इंश्योर करे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो टेररिज्म के लिए नहीं इस्तेमाल होगी, जो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में पीस को इंश्योर करे बल्कि रीजनल पीस के लिए कंट्रीब्यूट करे, ग्लोबल पीस के लिए कंट्रीब्यूट करे। तो जब ये हुकूमत बनती है, उसमें मैंने जैसे पहले कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड पाकिस्तान बीइंग द इमीडिएट नेबर ऑफ अफ़गानिस्तान एंड विद ओवर 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़, हमारा तो एक डायरेक्ट इंटरेस्ट है, हमारा रोल है अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस के अंदर, एंड वी विल कंटिन्यू प्रोवाइडिंग एवरी पॉसिबल असिस्टेंस। अच्छा, जो एक एक दिन के वक्फे से वो इस तरह कब्जा करते चले गए और कामयाबियाँ समेटते चले गए, आपको क्या लगता है कि बात वाकई बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी थी? ये वाकई ऐसे था कि बस वो कामयाबी समेटते चले गए, पीछे कोई और कहानी थी? नहीं, देखें, ये तो जो इस वक्त मेल्ट डाउन हुआ है अफ़गान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का, इस पर पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन बहरहाल एग्जैक्टली हैरान है जी, बहरहाल तालिबान ने ये साबित किया कि दे आर अ पॉलिटिकल रियलिटी उन्होंने। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इट्स एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अफ़गानिस्तान का। हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अवाम ने ही फैसला करना है। अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक़ और इख्तियार सिर्फ अफ़गानिस्तान के अवाम को है। एग्जैक्टली उन्हीं को है, उन्होंने मेरे ख्याल से अपना हक़ और इख्तियार यूज़ कर लिया, क्योंकि अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो तालिबान को इतनी बड़ी कामयाबी मिल ही ना सकती। ये बात अब बिल्कुल क्लियर है। अच्छा सर, काबुल में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है, इसने अभी तक कितने पाकिस्तानियों की जो वापसी है उसका बाकायदा बंदोबस्त कर ली है? इस हवाले से भी लोग जानना चाहते हैं। जी, इसमें देखें, हमारा सफारत खाना वहाँ पर ओपन है, फुली फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। अब वो वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उन्हें भी फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे वो डिप्लोमेटिक मिशन हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉइज़ हों या मीडिया के लोग हों, उन सबको फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए PIA की स्पेशल फ़्लाइट्स ऑपरेट की। वहाँ पे कुछ चैलेंजेस आए फ़्लाइट्स के, एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी की सिचुएशन थी उस वजह से, तो कुछ लोगों को हम बसेस के ज़रिए भी वापस लेके आए। हमने अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ का, हमने अपने एम्बेसडर के मोबाइल नंबर्स जो है वो शेयर किए हैं पाकिस्तानियों के साथ। तो हर किस्म की सहूलत उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, वापस लाने के लिए। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की मैंने बात की, उसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में हमने एक स्पेशल फैसिलिटेशन सेल क्रिएट किया है दैट वर्क्स 24/7। उसमें वीज़ा ऑन अराइवल भी प्रोवाइड किया जाता है और बाकी भी हर किस्म की फैसिलिटेशन जो कि रिक्वायर्ड है। अच्छा, अमरीकी सदर का बयान आपने सुना होगा, इसमें उन्होंने बाकायदा, मुझे लगता है कि अपनी हार को तस्लीम किया है, ढके छुपे अल्फाज में कहने, किस तरह भी कह लें, शर्मिंदगी कि जी अमेरिका सिर्फ उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए और अलकायदा के खात्मे के लिए अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ था। इस बयान को कैसे देखते हैं? जी देखें फिजा, इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो यानी वो अपनी हार तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने वक्त भी ज़ाया किया। जो US फोर्सेस थी वहाँ पे, जो नेटो फोर्सेस थी, उनकी विड्रॉल जो है वो दैट इज़ अ लॉजिकल कंक्लूजन। बहरहाल उन्होंने वहाँ से जाना था। पाकिस्तान ने हमेशा ये बात की कि जी एक जो है वो ऑर्डरली हो, ताकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वैक्यूम क्रिएट ना हो। बहरहाल ये उनका फैसला था उसकी टाइमिंग के हवाले से, लेकिन जो उनका वहाँ से जाना है वो तो एक लॉजिकल कंक्लूजन है। US तालिबान का जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक भी उन्होंने वहाँ से जाना था। अच्छा जाहिर साहब, हमारे लिए अहमियत की हामिल बात है कि जो तर्जुमान तालिबान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, उनका जो बयान सामने आया कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए, दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे। यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अफगानिस्तान की ज़मीन से जो TTP है या फिर दाइश है, उसकी जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती थी, अब वो सिलसिला रुक जाएगा।
देखिए टीटीपी के बारे में हमारा बहुत क्लियर मौक़िफ़ है। हम ये समझते हैं इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत होगी उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो इंश्योर करें कि टीटीपी को या किसी भी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अफ़गानिस्तान में स्पेस प्रोवाइड ना की जाए। ज़बीला मुजाहिद साहब के बयान को हम इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी कार्रवाइयाँ भी रुक सकती हैं बाकी जाके? सर्टेनली जो अभी तक उन्होंने बयान दिया है उसमें उन्होंने क्लियरली बात किया और हमारी तरफ से भी ये बहुत क्लियर मैसेज है। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में, उसमें हमने क्लियरली ये बात की कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी भी और मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो उन्होंने जो ये बयान दिया कि जी ये जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन टेरर हेवन नहीं बनने दी जाएगी, तो उस लिहाज से हम ये समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो भी अफ़गानिस्तान में हुकूमत होगी दे विल हैव टू इंश्योर कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी और मुल्क के लिए दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना हो। अच्छा, जो आपने देखा होगा कि जो बाइडन जो बुखलाहट का शिकार नजर है, उन्होंने बाकायदा गुस्सा निकाला अफगानिस्तान की हुकूमत पर, खासतौर पर अशरफ गनी पर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए इस पर जो है वो तबसरा करना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। जो जिस तरह इस सारी सूरत हाल को यूएस देख रहा है या जो भी, हमारा मकसद इस वक्त ये है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल सलूशन हो। हमारी अप्रोच जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। हम ये चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट हो ताकि अफ़गानिस्तान में देर पा अमन का क़याम मुमकिन हो सके। क्योंकि हमारे लिए तो देखें हमारे लिए खित्ते का अमन जो है वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। हमारी इकनॉमिक विजन जो है वो इस वक्त फिजा, हम जब बात करते हैं रेल कनेक्टिविटी की, रोड कनेक्टिविटी की, हम बात करते हैं गैस पाइपलाइन की, तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस की बात करते हैं, तो ये सारी विजन रीजनल कनेक्टिविटी की, इकनॉमिक इंटीग्रेशन की, प्रॉस्पेरिटी की, उसके लिए अफ़गानिस्तान में अमन ज़रूरी है। इसी तरह पाकिस्तान में जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं उनका डिग्निफाइड ऑनरेबल टाइम बाउंड मैनर में रिपैट्रिएशन जो उसी वक्त पॉसिबल है जब अफ़गानिस्तान में अमन हो। और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन का उस पर एक डायरेक्ट बेयरिंग होती है। तो हमारा तो हर तरह से इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में पीस में है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हफीज़ के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। साथ में मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।